हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली वेलकम बैक टू द आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आज के टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने मैंने पीछे जैसा कि लिखा हुआ है ईएमआई के चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। फाइनली मैं 3 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लूँगा और 3 क्लासेस में हाई स्कूल के बच्चों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। एंड स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताते हैं कि इकलौता ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो सभी पूरे फिजिक्स के यूनिट्स में से 7 नंबर अकेले क्वेश्चंस एग्जाम में रखने की क्षमता रखता है। मतलब ओवरऑल इकलौता ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से 7 नंबर के क्वेश्चन हर बार फिक्स होते हैं कि यहीं से आएगा। मतलब और होता क्या है कि बच्चे इस चैप्टर को हल्के में लेते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं। आप मतलब ये लगभग ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, उनको ये लगता है कि ये चैप्टर बिल्कुल आखिरी चैप्टर है और इसको हल्के में लेके आदमी छोड़ देता है। लेकिन इस चैप्टर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये 7 मार्क्स अकेले गेन करता है अकेले, और ये एकमात्र इकलौता ऐसा यूनिट है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर के क्वेश्चन आना हर बार फिक्स होते हैं। और वो क्वेश्चन भी मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर देता हूँ कौन से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसका बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर मीन्स वैद्युत मोटर की जो संरचना होती है इसी चैप्टर में हमें पढ़ना होता है। और विद्युत मोटर का संरचना ही आपका अकेले 7 नंबर का प्रश्न हर बार इस चैप्टर से गेन करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के आप जरूर इसको रीड कर लीजिएगा। हमारे तीसरे लेक्चर में मैं इसी क्लास के बारे में डिस्कस करूंगा। तीसरा क्लास हमारा यही होगा कि स्पेशली इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कितना डिटेल स्टडी करें और कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ें हम लाइव डिस्कस करेंगे, मतलब इस अपने रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू। बट अभी के लिए आप जान लो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। ये अकेला 7 नंबर गेन करने की क्षमता रखता है, इतना ये वैल्यूएबल चैप्टर है। लेकिन आप ये गलती इस बार 2023 में मत करना कि इस चैप्टर को इग्नोर मार दो और मत पढ़ो। और फाइनली आज की इस क्लास में जब हम भूमिका बनाएंगे तो पहला लेक्चर होने की वजह से मैंने सामने लिख भी दिया है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बिल्कुल बेसिक बस 2 मिनट का भूमिका बनाऊंगा और 5 से 7 मिनट में मेन कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे जो 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। आपसे ये पूछता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहते किसे हैं, इसको परिभाषित कीजिए। व्हाट इज द फेनोमिना ऑफ ईएमआई मीन्स जो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है इस घटना को परिभाषित करिए। तो स्लाइड के थ्रू तो हम डेफिनेशन रीड कर लेंगे आपके सामने, बट हमारा जो मेन प्रश्न है जो 2 नंबर के क्वेश्चन रखता है अपने अंदर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा हमारा प्रश्न और उत्तर जो है वो ये है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहते किसे हैं। हम इसे परिभाषित करने वाले हैं वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के बारे में। यही हमारे आज के क्लास का टॉपिक होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनते चलिएगा। थोड़ा सा भूमिका को बहुत ध्यान से सुनेगा तभी आप एग्जाम तक याद रख पाएंगे, क्योंकि आपके गाइड में, क्वेश्चन बैंक में या फिर आपके रेफरेंस बुक या फिर एनसीईआरटी में जहाँ से भी आप पढ़ते हैं डायरेक्ट डेफिनेशन दिया होता है और वही डेफिनेशन आप साल भर पढ़े होंगे मगर याद नहीं रख पाते हैं। उसी चीज़ को दूर करने के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, भूमिका बनाऊंगा। अब गौर करिएगा शब्दों पर थोड़ा सा। देखो, आप सभी ने पढ़ा होगा सबसे पहला यूनिट प्रकाश। प्रकाश के जस्ट आफ्टर आपने करंट चैप्टर पढ़ा होगा और फिजिक्स में एक घटना हुई थी। वो घटना ये है कि जब हम धारा का स्टडी करते हैं, जब हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रीड करते हैं, तो बड़े ही एक फेमस साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है ऑस्टर्ड। उनका नाम है ऑस्टर्ड, आप सभी ने नाम सुना भी होगा। जब आप चुंबकीय चैप्टर पढ़ते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट आता है, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में ये कोई और नहीं, फिजिक्स के एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम है ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने किया क्या था, इन्होंने ये बताया था कि जब भी कभी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, थोड़ा शब्द पे जरूर गौर करिएगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑस्टर्ड साहब ने ये प्रूफ किया था अपने ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगा, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है, धारा का प्रवाह होता है, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से आपको चैप्टर रीड करना पड़ता है मैग्नेटिज्म। आप पढ़े होंगे, पहला यूनिट है लाइट। लाइट के जस्ट आफ्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जब करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है तो करंट के वजह से ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ऑस्टर्ड साहब वैज्ञानिक ने ये कहा था कि जब भी किसी चालक तार में धारा का प्रवाह होगा तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से हमें तीसरा यूनिट मैग्नेटिज्म रीड करना पड़ता है। और मैग्नेटिज्म को जब रीड किए तो एक और नए वैज्ञानिक आते हैं, उनके थिंक को जरा समझिएगा। उन वैज्ञानिक का नाम है माइकल फैराडे।
उन वैज्ञानिक का नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो शब्द बोला है यही इस चैप्टर का बेस बनता है, दैट इज विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और फैराडे साहब ने ये कहा था कि भाई जब ऑस्टर्ड ने ये सिद्ध कर दिया कि धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो क्यों न इसका क्रॉस चेक करें, इसका रिवर्स रिलेशन हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, चुंबकीय क्षेत्र से धारा कैसे पैदा होगा, उत्पन्न कैसे होगा, ये काम फैराडे ने किया था। कॉन्सेप्ट को जरा बारीकी से समझिएगा। धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, इस बात को ऑस्टर्ड ने बोला था, लेकिन इसका रिवर्स रिलेशन, क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न हो सकती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकता है, तो इस एक्सपेरिमेंट को फैराडे ने करके दिखाया था। और यही फिनोमिना आपका, जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस इस चीज को सफल बनाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं, वही फिनोमिना, वही प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाता है। मीन्स अब आपके सामने मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बोलने जा रहा हूँ। फाइनली इस चैप्टर का जो भूमिका था, जो सबसे मूल कारण बनता है इस चैप्टर को मतलब पढ़ने का, वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या धारा पैदा हो सकती है, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हाँ, फैराडे ने इसको करके दिखाया था और यही फेनोमिना कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। अब आइए इनके डेफिनेशन को समझते हैं। एक्चुअल में फैराडे ने किया क्या था कि इन्होंने एक चुंबक लिया और एक लूप लिया। लूप मतलब एक परिनालिका लिया, एक क्लोज लूप लिया, और दोनों को रिलेटिव मोशन कराया। दोनों को रिलेटिव मोशन कराया मतलब एक बार चुंबक को गतिमान बनाया, एक बार लूप को गतिमान बनाया, एक बार लूप को गतिमान बनाया तो एक बार चुंबक को गतिमान बनाया। मतलब इन्होंने कई फेनोमिना किया। तो फाइनली हमें जो इस चैप्टर में रीड करना है, जो इसकी भूमिका बनती है, दैट इज फैराडे एक्सपेरिमेंट, दैट इज फैराडेज एक्सपेरिमेंट। और यहीं से इस चैप्टर का मेन कॉज, मेन रीज़न निकल के आता है। और इसमें इसी बात को कहा गया है कि जब हम किसी परिपथ से, किसी लूप से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करते हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद है तो यहाँ पर प्रेरित धारा का प्रवाह होने लगता है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। ये बाय डेफिनेशन है, ये बाय डेफिनेशन है। लेकिन आइए हम इसको कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ते हैं, जो कि फैराडे एक्सपेरिमेंट ने किया था। अब एक्सपेरिमेंट को गौर करिएगा, लास्ट में हम डेफिनेशन एक बार और रिपीट कर देंगे। यहाँ पर दो प्रोसेस किया गया है। एक तो आपको चुंबक लेना है, ये हमने चुंबक ले लिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का हमने एक चुंबक ले लिया, और इसके सामने हम कोई लूप ले लेंगे। तो हमने ये परिनालिका ले लिया, ये हमने एक परिनालिका ले लिया, और इस परिनालिका को हमने धारा मापी से जोड़ दिया है। इट मीन्स अमीटर से हमने इसको जोड़ दिया है। एक परिनालिका हमने लिया, मैं प्योर एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। हमने एक परिनालिका को लिया और इसके बगल में एक चुंबक को लिया, और इस परिनालिका को हमने तार के थ्रू अमीटर से जोड़ दिया। दिस इज अमीटर। अब इन्होंने किया क्या कि चुंबक और परिनालिका का सापेक्ष गति करवाया है। गौर करिएगा, बहुत ही हार्ड शब्द है, समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हार्ड शब्द है। यहाँ पर चुंबक और परिनालिका जो है, चुंबक कॉमा परिनालिका, इनके बीच सापेक्ष गति होती है। अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि सापेक्ष गति क्या होता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो मैं सापेक्ष गति कह रहा हूँ, ये शब्द बहुत ही जटिल है। क्लास 12th के बुक से हमने मतलब एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब होता है रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन क्या है, इसका मीन्स जस्ट अब हम समझने चलते हैं। तो चुंबक और परिनालिका का सापेक्ष गति कराया, इसका मतलब ये होता है कि देखो, एक बार चुंबक को स्थिर रखो। अब सापेक्ष गति का मतलब समझा रहा हूँ। एक बार चुंबक को क्या कर दो, स्थिर रख दो, स्थिर, और इस परिनालिका को मूव कराओ। मूव कराना मतलब इसको आगे पीछे चलाओ। तो एक बार परिनालिका आगे गई, एक बार परिनालिका पीछे गई। इस प्रोसेस को ही कहते हैं सापेक्ष गति। ये पहला काम इन्होंने किया, ये काम इन्होंने पहली बार किया। अब दूसरी बार क्या किया, अब की परिनालिका को स्थिर रख दिया इन्होंने। अब हम क्या करते हैं,
परिनालिका को स्थिर रख देते हैं और अब हम चुंबक को आगे पीछे करेंगे। तो एक बार चुंबक आगे जाएगा, फिर एक बार चुंबक पीछे जाएगा, मतलब ये ऐसे कुछ आगे पीछे ऐसे ले जाना। परिनालिका अपनी जगह बैठा हुआ है और हमने मान लो ये चुंबक लिया, तो एक बार चुंबक पास ले जाएंगे, फिर एक बार चुंबक दूर ले जाएंगे, फिर पास ले जाएंगे, फिर दूर ले जाएंगे। इसी मोशन को कहते हैं रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन का तीसरा मतलब ये भी होता है कि दोनों के दोनों मूव करने लगे, मतलब चुंबक भी मूव करे, मीन्स चुंबक भी गतिमान हो और परिनालिका भी गतिमान हो, तो इस मोशन को भी कहते हैं हम लोग, इस मोशन को भी हम लोग कहते हैं सापेक्ष गति, मतलब दोनों के दोनों चलें। देखो ध्यान से देखना, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, और इसके बगल में हमने ये परिनालिका लिया और इस परिनालिका को भी हम आगे पीछे करेंगे। देखो कैसे, ये आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये पीछे आ रहा है, ठीक है। और सेम एज इट इज, परिनालिका इधर आ रही है, चुंबक इधर जा रहा है, और परिनालिका फिर इधर आ रहा है, चुंबक फिर इधर जा रहा है। मतलब जितना प्रोसेस तुम कर सकते हो ऐसे समझो, ऐसे समझो। ये रहा परिनालिका, ये रहा चुंबक, ये है स्थिर, फिर चुंबक आगे पीछे करो, ऐसे आगे पीछे। परिनालिका स्थिर है, देख लो परिनालिका स्थिर है, ये स्थिर है, इसको हम आगे ले गए, पीछे ले गए, आगे ले गए, पीछे ले गए, इसको कहते हैं सापेक्ष गति। और इस प्रोसेस के दौरान क्या प्रोड्यूस होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना प्रोड्यूस होती है। फिर हमने क्या किया, चुंबक को स्थिर रख दिया, अब परिनालिका आगे पीछे हम करने लगे। अब चुंबक देख लो स्थिर है, अब हमारा परिनालिका दाएं बाएं हो रहा है, ठीक। इस दौरान भी क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना प्रोड्यूस होगी। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, दोनों को मूव कराया, कुछ ऐसे, ये देखो मैं आगे पीछे देख लो दोनों को कर रहा हूँ, चुंबक और परिनालिका दोनों आगे पीछे हो रहे हैं, तो इसको भी हम लोग कहते हैं रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति। और यही तीन एक्सपेरिमेंट से ये जो अमीटर हमारा लगा है ना, ये अमीटर फालतू में नहीं लगा था कि फालतू में इसको जोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है। अमीटर ही इस बात को बताया कि जब हम ये रिलेटिव मोशन कर रहे थे तो इस परिनालिका में धारा का प्रवाह होने लगा था, और इस धारा को ही हम नाम देते हैं प्रेरित धारा। और जो फिनोमिना यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और ओवरऑल इसी फिनोमिना को, इसी एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया, इसी को कहते हैं। तो फाइनली अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं डेफिनेशन लास्ट टाइम ये बोलने जा रहा हूँ ताकि हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। स्लाइड के थ्रू हम बिल्कुल आपको डेफिनेशन सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन की वर्ड क्या है, कैसे कैसे चीज़ें कोरिलेट करना है, उन की वर्ड को ही आपको एग्जाम में याद रखना है। तो फाइनली हम ऐसा कहेंगे कि जब कभी किसी परिपथ से या फिर किसी लूप से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है, या फिर चुंबक और परिनालिका या फिर चुंबक अथवा किसी लूप के बीच सापेक्ष गति करवाते हैं, तो इस दौरान प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की सहायता से यदि परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। अब इस क्रॉस लिंक को भी हम समझ लेते हैं और फाइनली तब हमारा ये टॉपिक बिल्कुल एंड हो जाएगा। कीवर्ड याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्लास 10th का जो चौथा चैप्टर है ईएमआई, इसके पीछे फैराडे को बिल्कुल पूरा योगदान माना जाता है। फैराडे ने ही इसको प्रोड्यूस किया था, फैराडे ने ही इसको एक्सप्लेन किया था। तो चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स को कोरिलेट करते हैं। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को किसने बताया था, माइकल फैराडे ने बताया था, ठीक है, माइकल फैराडे ने बताया था पहली चीज। और एक चीज और हम आपको थोड़ा सा मतलब सिर्फ सिंपली कोरिलेट कर देते हैं, ये लगभग 1831 के आसपास है, ठीक है, 1831 के आसपास ये डेट है, ठीक है ना। दूसरा कीवर्ड आप याद रखिएगा कि यहाँ पर सापेक्ष गति होता है, मतलब इन्होंने क्या किया था कि चुंबक और लूप, चुंबक और लूप कहो या परिपथ कहो, बातें सेम है। लूप कहो या फिर परिपथ कहो, दोनों का बातें सेम है। चुंबक और लूप के बीच इन्होंने सापेक्ष गति कराई थी, सापेक्ष गति कराई थी, ये कीवर्ड याद रखिएगा। और फिर फाइनली हम लास्ट में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इनका जो मेन कॉन्सेप्ट इस बात को बताता है कि क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न हो सकता है। ध्यान से समझना, क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा
उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है? तो हाँ, इनका जवाब था यस, बिल्कुल हो सकता है। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल की घटना। तो फैराडे ने यही एक्सपेरिमेंट किया था कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा को उत्पन्न करवा दिया था। इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से धारा को उत्पन्न करवा दिया था और उसी एक्सपेरिमेंट का नाम है फैराडे एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है फैराडे एक्सपेरिमेंट। और अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो दो मूल बातें हैं, फंडामेंटल बातें जो है वो ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट में इसको करके लिख दे रहा हूँ। जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये इन्होंने कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र से जो धारा पैदा होती है, चुंबकीय क्षेत्र से जो धारा पैदा होती है, इन्होंने एक नया नामकरण इसको दिया है। उस नामकरण है, मतलब उसका नाम है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो धारा प्रवाहित होती है ना, उस धारा का नाम इन्होंने दिया है प्रेरित धारा। ये कॉन्सेप्ट जरूर आप याद रखिएगा। एक मैं फ्लो चार्ट के थ्रू बता रहा हूँ। अगर बोर्ड एग्जाम में बच्चा कुछ ऐसा भी लिख देता है ना, तो सबसे डिफरेंट कॉपी आपकी रहेगी, ये मेरा दावा है। मतलब ये खुद देख रहे हो, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट को मैं लाइन बाय लाइन कोरिलेट कर रहा हूँ ताकि पूरा चैप्टर बंधा रहे। तो याद रखिएगा कि ओवरऑल फैराडे ने बेसिक कॉन्सेप्ट में यही कहा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो धारा प्रवाहित होती है ना, उसका इन्होंने अलग नाम दिया है, उसका नाम है प्रेरित धारा। और यहाँ पर जो विभव पैदा होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे इन्होंने नाम दिया है प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये इन्होंने नाम दिया है, मतलब स्पेशली फैराडे साहब ने ये नाम दिया है। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जब हमारा परिपथ बंद होता है तो इस दौरान प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, और जब कभी हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है, उत्पन्न होता है। अब ये तो था बेसिक बातें, बेसिक नीड। अब हम डेफिनेशन पे चलने वाले हैं, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ ईएमआई। तो ओवरऑल अब हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, अब हम इसके मतलब परिभाषा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आखिर होता क्या है, ईएमआई होती क्या है। स्लाइड के थ्रू तो हम रीड कर ही लेंगे, लेकिन उससे भी आसान अब आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, की वर्ड आपको याद रखना है। सबसे पहले कोई ना कोई आपको परिपथ लेना है, परिपथ या फिर लूप लेना है, कोई लूप, ये पहला कीवर्ड। ऐसे फ्लो चार्ट बना दो। अब क्या करेंगे, इस परिपथ से चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार परिवर्तित होना चाहिए। इस परिपथ से होना क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो लगातार परिवर्तित होना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, परिवर्तित। और मैं शब्द ये भी लिख दे रहा हूँ, लगातार परिवर्तित होना चाहिए। अगर नहीं परिवर्तन करोगे तो प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक, लगातार परिवर्तन। तो जब कभी परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती होता है, तो अब यहाँ से हम नीचे आते हैं, जब ये चेंज करोगे तो प्रेरित विद्युत वाहक ओवरऑल यहाँ पे हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जब बदलेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी बदल जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बदला तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी बदल जाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी बदल जाएगा। और जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगा तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बदल गया, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी बदल गया। और जब फ्लक्स बदलेगा तो फ्लक्स के बदलने पे क्या पैदा हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्योंकि जैसे चुंबकीय फ्लक्स बदला, ये सबसे हार्ड और कीवर्ड है, जैसे चुंबकीय फ्लक्स बदला तुरंत प्रोड्यूस हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये तुरंत प्रोड्यूस हो जाएगा। और जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, अगर परिपथ तुम्हारी बंद है, अगर हमारा परिपथ क्लोज है, तो प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रेरित धारा
प्रवाहित होने लगती है और इसी फेनोमिना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। तो ये आपको फ्लो चार्ट जरूर बनाना है, मतलब 100% बनाना ही है अगर आपको डिफरेंट कॉपी अपनी लिखनी है तो फाइनली बिल्कुल लास्ट में, यदि किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स बदल जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स जैसे बदलेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद है, यदि परिपथ क्लोज है, तो उस परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना कहते हैं। और ये फ्लो चार्ट आप फाइनली नोट डाउन कर लीजिए रिकॉल रखने के लिए। और बिल्कुल जाते जाते एकदम लास्ट कॉन्सेप्ट, चुंबकीय क्षेत्र कैसे परिवर्तित होता है। यहाँ पे लिखे हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित होना चाहिए, ये शब्द हमने लिखा है ना, चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित होना चाहिए। तो आप इसको भी समझ लो कि ये बदलता कैसे है। तो मैं बिल्कुल क्लियर कह दे रहा हूँ, अगर आप धारा का मान बदलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा। अगर आप एरिया ऑफ कॉयल, मतलब ये जो लूप है, लूप का क्षेत्रफल बदल देंगे तो बदल जाएगा। और फाइनली चुंबकीय क्षेत्र खुद भी अगर वैरी करे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र खुद भी वैरी करे, चुंबकीय क्षेत्र अगर खुद भी बदल रहा है, तो इन सभी केसेस में, ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इन ऑल ऑफ द पॉइंट, मतलब हमेशा और हमेशा अगर धारा बदल रहा है, क्षेत्रफल बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, तो इन सभी केस में प्रेरित विद्युत वाहक बल ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएगा। तो ये कीवर्ड है। और चुंबकीय क्षेत्र तब बदलेगा जब धारा बदल दो और एरिया बदल दो। तो आप इतना, ये वैसे ये क्लास 12th का पॉइंट है, इसको इतना गौर करने की आवश्यकता नहीं है, 10th लेवल पर है तो इतना ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, बस एक्सप्लेन मैंने इसलिए कर दिया कि पॉइंट आपके दिमाग में रहे, ठीक है। बाकी इस कॉन्सेप्ट को आप चाहो तो नो डाउट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो फाइनली ये छोटा सा पॉइंट हमने एक्सप्लेन करने के लिए, पूरी भूमिका बनाने के लिए सब कुछ मैंने कोरिलेट कर दिया है। रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन मैग्नेट एंड सोलेनॉइड, परिनालिका और चुंबक के पीछे आगे पीछे हम गति करवाते हैं, रिलेटिव मोशन करवाते हैं, जिसके वजह से उस परिनालिका में धारा का प्रवाह होता है और फाइनली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। तो यही था मेन कॉन्सेप्ट, यही थी मेन परिभाषा। और जो भी कीवर्ड्स हैं जैसे ये और जैसे ये, हमारी लास्ट के स्लाइड में, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के, इतने पॉइंट्स को तो हमेशा याद रखिएगा कि इतना आप जरूर एग्जाम में लिख दो, ठीक है। फाइनली स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तो फाइनली नेक्स्ट क्लास पर इसी चैप्टर से कोरिलेट अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।